एक लड़की जिसने ऑस्कर वर्दी एक्टिंग की, लेकिन हॉलीवुड ने उसे अवार्ड के नाम पे दिया बेस्ट लिप लॉक का नॉमिनेशन। उसने 200 पाउंड के स्टंटमैन को पटका, पर दुनिया ने देखा कि उसका जिपर कितना नीचे है। हॉलीवुड के लिए तो वो सिर्फ एक पोस्टर गर्ल थी, लेकिन अंदर से एक पूरी वॉरियर। ये कहानी है उस 60 साल की लड़की की जो करने तो आई थी एक्टिंग, मगर दुनिया ने उसकी बॉडी को बेचना शुरू कर दिया। ये कहानी है स्कारलेट जोहानसन की। 1992 का साल था। एक 8 साल की लड़की अपने बैकपैक में ख्वाब लेकर पहुंची ली स्ट्रासबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट, और वो लड़की थी स्कारलेट इंग्रिड जोहानसन। ये वही इंस्टीट्यूट है जहां से एल पचिनो, रॉबर्ट डिनेरो जैसे लेजेंड्स निकल के आए हैं, और अब एक छोटी सी स्कारलेट भी उनके कदमों पर चलने के लिए आई थी। अब स्कारलेट की एज देख के उसे बच्ची समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। शी वॉज अ बोर्न परफॉर्मर जिसके इमोशंस नाक से नहीं बल्कि आंखों से बहते थे। जब वो मोनोलॉग परफॉर्म करती थी तो 30 साल के स्टूडेंट्स भी चुप होकर उनकी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करते थे। ये वही फेज था जहां स्कारलेट ने डिसिप्लिन, डेप्थ और ड्रामा तीनों को अपनी मसल मेमोरी में फिट कर लिया। मगर जब ऑडिशंस की बारी आई तो स्कारलेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी खुद की वॉइस बन गई। दरअसल स्कारलेट की आवाज डीप, हस्की और सोलफुल थी, जिसकी वजह से कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते थे दैट शी डजंट साउंड्स लाइक अ क्यूट गर्ल। स्कारलेट के लिए ये फेज ऑडिशंस का एक मैराथन था। वो रिजेक्ट होती, थोड़ा रोती और फिर से ऑडिशन के लिए रेडी हो जाती। अब अगर डेडिकेशन इस लेवल का होगा तो हॉलीवुड कब तक इग्नोर करेगा। और फिर आया 1994 का साल जब स्कारलेट ने सिर्फ 9 साल की एज में अपना फर्स्ट ऑन स्क्रीन रोल किया। मूवी का नाम था नॉर्थ और कैरेक्टर का नाम था लॉरा नेल्सन। स्कारलेट का स्क्रीन टाइम सिर्फ कुछ सेकंड्स का था, लेकिन इतने कम टाइम में भी उनका कैमरा सेंस ऐसा था जैसे वो पहले भी 10 मूवीज में काम कर चुकी हो। नॉर्थ के बाद स्कारलेट ने कई सपोर्टिंग रोल्स किए, जैसे कि जस्ट कॉज, इफ लूसी फेल, मैनी एंड लो एंड होम अलोन 3। इनमें से मुझे सबसे बेस्ट लगी होम अलोन 3, जिसमें उनका सरकास्टिक और अनॉयड सिस्टर का एटीट्यूड ऑडियंस को काफी रिलेटेबल लगा। फाइनली 1998 में आई वो मूवी जिसने स्कारलेट को स्पॉटलाइट में खड़ा कर दिया। मूवी का नाम था द हॉर्स विस्परर। ये वो फिल्म थी जहां स्कारलेट ने एक इमोशनली शैटर्ड गर्ल का रोल प्ले किया, एक ऐसी लड़की जो खुद से, दुनिया से और खुदा से भी नाराज है। स्कारलेट की आंखों में ग्रीफ था, ट्रॉमा था, जिसने ऑडियंस को रोने पे मजबूर कर दिया। हॉर्स विस्परर के बाद स्कारलेट ने रुकने का नाम नहीं लिया। फिर चाहे माय ब्रदर द पिग में एक प्रोटेक्टिव सिस्टर का रोल हो या फिर घोस्ट वर्ल्ड की रिबेलियस टीनेजर, इन सभी मूवीज के साथ स्कारलेट मेन स्ट्रीम फैमिली ऑडियंस के दिल में जगह बनाती चली गई। लेकिन जैसे जैसे स्कारलेट बड़ी होती गई, हॉलीवुड उनके लुक्स को लेके ज्यादा ऑब्सेस्ड होने लगा, और फिर शुरू हुआ स्कारलेट की एडल्ट लाइफ का वो फेज जहां उनका टैलेंट हॉलीवुड के लिए सेकेंडरी बन गया और प्राइमरी बन गई उनकी बॉडी। नाइन्टीज के एंड तक क्रिटिक्स स्कारलेट को वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग एक्ट्रेसेस इन अमेरिका मान रहे थे। स्कारलेट को भी लगने लगा था कि अब अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी और एक्टिंग के लिए जीने का मौका मिलेगा, जो कि उनको मिला भी। लेकिन हॉलीवुड ने उनके टैलेंट को एक ऐसे लेंस से दिखाया जो उनकी बॉडी को क्रॉप करता था और उनकी एक्टिंग को ब्लर। स्कारलेट की पहली मैच्योर परफॉर्मेंस थी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, एक जापानीज होटल रूम में एक लाजवाब परफॉर्मेंस जिसमें लोनलीनेस, आइडेंटिटी क्राइसिस और इमोशनल वनरेबिलिटी का परफेक्ट मिक्सचर था। क्रिटिक्स ने भी कहा दैट शी डिजर्व्स एन ऑस्कर नॉमिनेशन, मगर मिलता भी तो कैसे। मूवी के इंट्रोडक्शन सीन में उनका चेहरा नहीं बल्कि उनकी पैंटी दिखाई गई। एक एंटायर जनरेशन ने इस इंट्रो सीन को स्कारलेट की आइडेंटिटी बना दिया। तभी से एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ, स्कारलेट को लो का ड्रेस पहनाओ, उनका क्लोजअप स्लो मोशन लो और काम हो गया। मैच पॉइंट में एक सेडक्टिव मिस्ट्रेस, द आइलैंड में एक फ्यूचरिस्टिक आई कैंडी और द ब्लैक डहलिया में एक ट्रैजिक फिगर जिसकी ट्रेजेडी भी सेक्सुअलाइज थी। इन सभी रोल्स में एक कॉमन एलिमेंट था, सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, और इस ऑब्जेक्टिफिकेशन की हाइट 3 मूवीज में दिखाई दी, जैसे कि 2013 में आई अंडर द स्किन। ये एक डार्क मूवी थी जहां स्कारलेट एक एलियन का रोल करती हैं जो ह्यूमन मेल्स को सेड्यूस करके खा जाती है। स्कारलेट का ये सबसे बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस था। मूवी जेंडर पॉलिटिक्स, ऑब्जेक्टिफिकेशन और ह्यूमन फ्रेजिलिटी के बारे में थी, मगर ऑडियंस ने क्या देखा? ओह, स्कारलेट ने तो न्यूड सीन्स दिए भाई। इसके बाद आती है डॉन जॉन, जहां स्कारलेट ने एक ओवर द टॉप फैंटेसी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया। रोल डेलिबरेटली अनरियलिस्टिक रखा गया था, पर मीडिया ने तो सटायर पे फोकस ही नहीं किया। लेकिन जब अवार्ड सीजन आया तो स्कारलेट को नॉमिनेशन मिला फॉर MTV अवार्ड्स फॉर बेस्ट लिप लॉक। यस, लिप लॉक, दैट्स हाउ हॉलीवुड सॉ हर।
फिर आई लूसी, जिसमें उन्होंने एक ड्रग म्यूल का रोल किया जो एक्सीडेंटली जीनियस बन जाती है। स्कारलेट ने यहाँ दिखाया कि वो एक्शन, इमोशन, साइंस फिक्शन सब कुछ हैंडल कर सकती हैं, पर मार्केटिंग टीम ने स्कारलेट को एक बैड एस हॉट गर्ल की तरह दिखाया और एक बार फिर से टैलेंट सेक्सी पैकेजिंग में चिपक गया। और ये सिर्फ मीडिया का परसेप्शन नहीं था, स्कारलेट खुद भी ये सब फील कर रही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, I was being groomed to be the bombshell type of actor. I was being prepared for it by the industry as the hypersexualized young woman. समझ रहे हो विनोद? इंडस्ट्री उसे बॉम्बशेल बनाने की ट्रेनिंग दे रही थी, ना कि आर्टिस्ट। तभी 2009 में स्कारलेट को एक कॉल आया और दूसरी तरफ से आवाज आई that you have been shortlisted for Iron Man 2. मगर स्कारलेट को अभी तक ये नहीं पता था कि ये रोल सिर्फ एक सुपर हीरो बनने का नहीं, बल्कि उनकी पूरी इमेज को तोड़कर दोबारा लिखने का चांस था। 2009 में मार्वल अपनी मूवी आयरन मैन 2 में नताशा रोमनॉफ को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। ओरिजिनली ये रोल एमिली ब्लंट को मिला था, लेकिन उनकी मूवी गुलिवर ट्रैवल्स का स्केड्यूल क्लैश हो गया और तब नाम आया स्कारलेट जोहानसन का। स्कारलेट ने ऑडिशन देने के पहले ही इस रोल के लिए पूरी तैयारी कर ली थी और उनकी तैयारी इतनी जबरदस्त थी दैट शी वाज सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ ब्लैक विडो। अब स्कारलेट को लगा कि ये रोल उनकी पुरानी इमेज को ब्रेक करने के लिए एक परफेक्ट चांस है, बट देन हॉलीवुड डिड इट अगेन। रिमेंबर मूवी में टोनी स्टार्क जब नताशा को देखता है तो क्या कहता है? आई वॉन्ट वन। टोनी के सरकाज़म ने पूरी वाइब को ऑब्जेक्टिफाई मोड में डाल दिया। मूवी में एक फाइट सीन है जहाँ पे वो पूरे कॉरिडोर को क्लीन कर देती है, लेकिन मीडिया ने क्या याद रखा कि उसका जिपर कितना नीचे है। स्कारलेट ने कहा था दैट इट फेल्ट लाइक आई वाज सेलिंग अ मेल फैंटेसी इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। डेफिनेटली स्कारलेट के लिए ये काफी डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एंड देन केम 2012 जब एवेंजर्स रिलीज हुई। लोग सोच रहे थे कि एक नॉर्मल ह्यूमन लड़की सुपर सोल्जर्स और गॉड के बीच में क्या करेगी, बट स्कारलेट प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग। इंटरोगेशन सीन्स, लोकी के सामने इमोशनल मैनिपुलेशन और हॉकाई के साथ सोल बॉन्डिंग। क्रिटिक्स ने लिखा शी इज नॉट जस्ट अ मेंबर ऑफ द टीम, शी इज द इमोशनल एंकर ऑफ द एवेंजर्स। और इस मूवी के बाद ब्लैक विडो का कैरेक्टर हर नई सीक्वल के साथ इवॉल्व होता रहा, जैसे कि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में ब्लैक विडो दिखी एक हॉन्टेड सोल्जर के रूप में। स्कारलेट ने नताशा के अंदर का गिल्ट, उसका पास्ट और उसका रिडेम्पशन मिशन परफेक्टली प्ले किया। नो ऑब्जेक्टिफिकेशन, सिर्फ रॉ पेनफुल ह्यूमन इमोशंस। इसके बाद आई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जहां नताशा का पास्ट का दरवाजा खुलता है। स्कारलेट ने रेड रूम, ब्रेन वॉशिंग और स्टेरिलाइजेशन के पेन को इतनी बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया था कि ऑडियंस नताशा से इमोशनली कनेक्ट होने लगी। इसके बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्कारलेट ने नताशा को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया। वो टीम आयरन मैन के साथ खड़ी होती है, लेकिन फाइनल बैटल में स्टीव को बचाती है। स्कारलेट इस फिल्म में एक बैलेंसिंग फोर्स थी जो एक्शन भी करती थी और दोस्ती भी निभाती थी। इसके बाद आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसमें नताशा एक ग्राउंड लेवल कमांडर बन चुकी थी। ये ब्लैक विडो थी प्योर सोल्जर। सूट चेंज हो गया, हेयर शॉर्ट हो गए और फ्लर्ट और ग्लैमर तो बिल्कुल ही गायब हो गया। और सबसे इमोशनल मोमेंट आया एवेंजर्स एंड गेम में, जब नताशा रोमनॉफ ने खुद को सोल स्टोन के लिए सैक्रिफाइस कर दिया और पूरे इंटरनेट ने बोला कि ये था असली हीरोइज्म। स्कारलेट ने लिटरली ब्लैक विडो को सेक्सी टाइट सूट वाली स्पाई से एवेंजर्स की जान बना दिया। अब जहां नताशा रोमनॉफ की कहानी एवेंजर्स में खत्म हो चुकी थी, तो वहीं 10 साल बाद स्कारलेट को मिली अपनी पहली सोलो ब्लैक विडो मूवी। लेकिन जब 2021 में मूवी रिलीज हुई तो एक कांड हो गया। स्कारलेट ने डिज्नी पे केस कर दिया। 9 जुलाई 2021 को ब्लैक विडो रिलीज होने वाली थी। स्कारलेट ने इस सोलो फिल्म के लिए पूरे 10 साल वेट किया था और इस बार वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रही थी, बल्कि इस फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी थी। इसके लिए स्कारलेट ने डिज्नी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें क्लियरली लिखा था कि फिल्म सिर्फ थिएटर्स में रिलीज होगी और थिएटर्स के टिकट सेल्स का एक फिक्स परसेंटेज स्कारलेट का हिस्सा होगा, जिसका मतलब है कि जितना ज्यादा टिकट बिकेंगे उतना ज्यादा पैसा स्कारलेट कमाएंगी। लेकिन डिज्नी ने डबल गेम कर दिया। उन्होंने ब्लैक विडो को थिएटर्स के साथ साथ डिज्नी प्लस प्रीमियर एक्सेस पे भी अपलोड कर दिया, बिना स्कारलेट को बताए। लोगों ने 300 से 600 रुपए में घर बैठे मूवी देख ली। थिएटर्स खाली रहे, जिसकी वजह से स्कारलेट को मैसिव फाइनेंशियल लॉस हुआ। ये ना सिर्फ अनफेयर था, बल्कि एक एक्टर के ट्रस्ट का अल्टीमेट बिट्रेयल भी था। इसके बाद 29 जुलाई 2021 को स्कारलेट ने डिज्नी के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल कर दिया। रीजंस थे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ऑफ बैक एंड बोनसेस एंड डेलिबरेट स्ट्रेटजी टू बूस्ट
Disney Plus at her expense। इसमें डिज्नी ने जवाब दिया कि स्कारलेट ऑलरेडी मूवी से $20 मिलियन कमा चुकी है। उनका ये एक्शन स्पेशली पैंडेमिक के वक्त एक सेल्फ सर्विंग मूव है। तो क्या सच में डिज्नी पैंडेमिक के नाम से सब कुछ जस्टिफाई कर सकती है? Then the answer is hell no। पैंडेमिक से दुनिया जरूर रुक गई थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज नहीं रुकते। एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो चाहे दुनिया उलट जाए, लेकिन टर्म्स तब तक वैलिड होते हैं जब तक दोनों पार्टीज मिलके उसमें चेंजेस ना करें। अब अगर डिज्नी वाले चाहते भी थे कि मूवी OTT पे रिलीज हो, तो एक जूम कॉल पे भी स्कारलेट के साथ टर्म्स रीनेगोशिएट किए जा सकते थे, जो कि उन्होंने कभी किया ही नहीं। इसलिए ये कोविड के नाम पे मास्क पहन के जो कुछ भी किया गया वो इमोशनल मैनिपुलेशन था, लीगली वैलिड एक्सक्यूज नहीं। फाइनली 30th of September 2021 को डिज्नी और स्कारलेट के बीच में एक सेटलमेंट अनाउंस हुआ और टर्म्स को कॉन्फिडेंशियल रखा गया। लेकिन एक बात तो तय थी कि स्कारलेट वाज डन विद नताशा रोमानॉफ। स्कारलेट का ऑफिशियल स्टेटमेंट था, आई हैव गिवन माय हार्ट, बॉडी एंड माय माइंड टू नताशा रोमानॉफ, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। स्कारलेट ने जब मार्वल को छोड़ा तो लोगों ने सोचा कि ये तो अब फिर से वही ग्लैमरस रोल्स में चली जाएगी, पर उन्होंने सबको गलत प्रूव कर दिया। 2019 में उन्होंने मैरिज स्टोरी में काम किया, एक इमोशनल कोर्ट रूम ड्रामा जहां कोई एक्शन सीन नहीं, कोई ब्लैक सूट नहीं, सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चे के लिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती थी। और फिर आती है जोजो रैबिट, एक सटायर जहां स्कारलेट एक सिंगल जर्मन मदर बनी जो सीक्रेटली हिटलर के अगेंस्ट काम करती है। पूरी मूवी में एक भी बोल्ड सीन नहीं। और अब स्कारलेट हमें वापस लेकर के जा रही हैं उन्हीं इसला सोर्ना के जंगलों में जहां टीरेक्स की दहाड़ आज भी हवा को चीर देती है। मूवी का नाम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ और ये रिलीज हो रही है 4th of July को। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि स्कारलेट इज गोइंग टू नेल दिस रोल। हॉलीवुड ने उसे सिर्फ एक प्रिटी फेस समझा, मार्वल ने उसे एक वॉरियर बनाया और अब जुरासिक वर्ल्ड उसे एक लेगेसी देने जा रही है। तो क्या आप जुरासिक पार्क रीबर्थ देखने जा रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।